हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल आर बायोलॉजी क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे दबा दीजिए और इसके बगल में जो घंटे का निशान आ रहा है इसे ऑल पे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाला वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि अलैंगिक जनन भी उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर फोटोकॉपी मशीन कार्य करती है। अलैंगिक जनन ऐसी संतति उत्पन्न करता है जो उनके जनक की समरूप होती है। अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अलैंगिक जनन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नामतः पुनर्जनन और विखंडन को स्पायरोगायरा में देखा जाता है, मुकुलन को हाइड्रा में, बहुविखंडन को प्लास्मोडियम में देखा जाता है, बीजाणु निर्माण को कवक में देखा जा सकता है, द्विखंडन का अध्ययन युगलीना में किया जा सकता है। द्विखंडन को समझने के लिए हम एक कोशीय जीव जैसे युगलीना का निरीक्षण करेंगे। जब युगलीना अलैंगिक जनन करता है तो कोशिका झिल्ली में एक संकीर्ण नजर आता है जिसके परिणाम स्वरूप 2 संतति जीवों का निर्माण होता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को द्विखंडन कहा जाता है। हाइड्रा में एक अलग प्रकार का अलैंगिक जनन नजर आता है। यहाँ एक तल पर उठता हुआ उभार नजर आता है और इसे कलिका कहा जाता है। यह कलिका धीरे धीरे जनक के शरीर पर बढ़ती है और एक नए हाइड्रा में विकसित होती है। इसके बाद यह जनक के शरीर से अलग होती है और एक वयस्क हाइड्रा के रूप में वृद्धि करती है। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहा जाता है। अलैंगिक जनन का एक रोचक रूप स्पायरोगायरा में देखने को मिलता है जो शैवाल का एक प्रकार है। यहाँ परिपक्व स्पायरोगायरा 2 भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक भाग एक नए व्यष्टिगत में वृद्धि करता है। पुनर्जनन की इस प्रक्रिया को पुनर्जनन और विखंडन कहा जाता है। सारांश में पुनर्जनन और विखंडन की प्रक्रिया को स्पायरोगायरा में देखा जा सकता है जहां तंतु के खंड तंतु की नई कोशिकाओं का निर्माण शुरू करते हैं। मुकुलन को हाइड्रा में अलैंगिक जनन के रूप में देखा जा सकता है। बहुविखंडन को प्लास्मोडियम में देखा जा सकता है जहां केंद्रक विभाजित होकर कई बीजाणु बनाता है। बीजाणु निर्माण को कवक प्रभेद में देखा जा सकता है जहां बीजाणुओं के साथ में बीजाणुधानी विकसित करते हैं। द्विखंडन भी युगलीना में जनन का एक प्रारूप है। वाह, ये काफी रोचक जानकारी है। मुझे निश्चित ही युगलीना के बारे में ये पता नहीं था कि कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह एक अजीब तरह से अमीबा में जनन के प्रारूप के समान प्रतीत होता है ना? अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया को विस्तार से समझिए। पता है 16वीं शताब्दी में प्रकृतिवादियों ने अमीबा का नाम ग्रीक भगवान प्रोटियस के नाम पर रखा जो अमीबा के जैसे अपना आकार बदलने में सक्षम थे। अमीबा के शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये जली जैसे पदार्थ की बूंदों के समान प्रतीत होता है। दिलचस्प है ना? ओह, इनके पास जनन का एक अनूठा तरीका भी है जो समरूप संतति कोशिकाओं को उत्पन्न करता है। आइए इसके बारे में जानें। अमीबा में द्विखंडन। अमीबा एक जलीय एक कोशिकीय प्रोटोजोवा है और अपना आकार बदलने की क्षमता रखता है कूटपाद या पादाप को उत्पन्न करके। क्या ये जली की तरह दिखाई दे रहा है? अमीबा द्विखंडन की प्रक्रिया अलैंगिक रूप से जनन करता है।
अमीबा के एक निश्चित आकार तक वृद्धि करने के बाद प्रक्रिया शुरू होती है। यह गमन करना बंद कर देता है और आकार में गोल हो जाता है। आनुवंशिक पदार्थ विभाजित हो जाता है क्योंकि केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद कोशिका द्रव्य में संकुचन होता है। फिर कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है और 2 समान संतति अमीबा बनती है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य के अलावा अन्य कोशिकांग आंशिक रूप से वितरित हो जाते हैं और जो नहीं होते हैं वे अमीबा की वृद्धि करने पर पुनरुद्भवित हो जाते हैं। आइए जल्दी से सारांश देखें। अमीबा गमन करना बंद कर देता है, इसलिए यह स्थिर हो जाता है और आकार में गोल हो जाता है। इसके बाद केंद्रकीय विभाजन होता है। कोशिकांग आंशिक रूप से वितरित हो जाते हैं और अंत में कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है और नई कोशिका में चला जाता है। द्विखंडन की प्रक्रिया निश्चित रूप से स्वयं में प्रकृति का चमत्कार है। यह लगभग ऐसा है जैसे अमीबा कभी नहीं मरता। वे केवल हमेशा के लिए जीवित रहने वाली संतति कोशिकाओं में खुद को विभाजित कर लेता है। अधिक जानकारी के लिए आइए हमारे आगामी वीडियो देखते हैं। हाय, चलिए अतीत में चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन वास्तविक कवक कौन सा है? ये कवक फाइकोमाइसिटीज है। आइए जानते हैं कि ये कवक कैसे जनन करते हैं। फाइकोमाइसिटीज नम स्थानों पर विकसित होते हैं। म्यूकर फाइकोमाइसिटीज वर्ग का एक कवक है जो शायद सबसे प्राचीन वास्तविक कवक है। इस कवक की कॉलोनियां अपने वृद्धि के माध्यम से तेजी से ढक सकती हैं। शरीर लंबी पतली संरचनाओं का बना होता है जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहा जाता है। कवक जाल अपटीय और संकोशिकी होता है। कवक तंतु कुछ ऊर्ध्वाधर शाखाओं को उत्पन्न करते हैं जिन्हें बीजाणु धानीधर कहा जाता है। ये फूली हुई संरचनाओं को धारण करती हैं जिन्हें बीजाणु धानी कहते हैं। प्रत्येक बीजाणु धानी के अंदर कई बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु परिपक्व अवस्था में नए कवक जाल का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। कवक जाल के कुछ क्षेत्र में एक विशेष संरचना दिखाई देती है जिन्हें युग्माणु कहते हैं। ये वो लैंगिक जनन विधि है जिसके द्वारा म्यूकर जनन करता है। यहाँ प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद एक साथ मिलकर कठोर कांटेदार युग्माणु का निर्माण करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज कवक जैसे पेनिसिलियम ड्यूटेरोमाइसिटीज के वर्ग से संबंधित हैं। यहाँ कवक जाल पटिये और शाखित होते हैं और केवल अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं जिन्हें कोनिडिया कहा जाता है। आइए मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। फाइकोमाइसिटीज लंबी पतली संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कवक तंतु कहा जाता है। इस प्रकार के कवक का एक उदाहरण म्यूकर है। कवक तंतु का जाल कवक जाल बनाता है। कवक तंतु की ऊर्ध्वाधर शाखाएं होती हैं जिन्हें बीजाणु धानीधर कहा जाता है, जो फूली हुई बीजाणु धानी को धारण करते हैं। बीजाणु धानियों में बीजाणु होते हैं जो नए कवक जाल बनाने के लिए परिपक्व होते हैं। म्यूकर में लैंगिक जनन भी होता है क्योंकि इसमें यहाँ प्लस प्रभेद और माइनस प्रभेद एक साथ मिलकर कठोर युग्माणु बनाते हैं। पेनिसिलियम कवक के ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के अंतर्गत आता है। कवक जाल पटिये और शाखित होते हैं और जनन का प्रकार अलैंगिक होता है क्योंकि इसमें अलैंगिक बीजाणु होते हैं जिन्हें कोनिडिया कहा जाता है। वाह, ये मजेदार था। किसने कहा कि कवक एक ही समय में बड़ा भारी और मजेदार नहीं हो सकता है? लेकिन मुझे बताएं कि क्या आपने कभी सोचा है कि बीज कैसे अंकुरित होते हैं? नहीं, ये उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। इसके पीछे वास्तव में बहुत सारी दिलचस्प प्रक्रियाएं हैं। अधिक जानने के लिए हमारे वीडियो देखें।
व्यापार करने के लिए तैयार हैं, जहां आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और प्रकृति अपना कार्य करेगी। कुछ पौधे जैसे धतूरा बीजों से उगते हैं, जबकि कुछ पौधे बीजों के बिना उगते हैं। उदाहरण के लिए ब्रायोफिलम, यह एक कलिका से उगता है जो पत्तियों के किनारों से निकलती है। शकरकंद मूल कंदों से उत्पन्न हो सकते हैं। ग्लैडियोलस गूदेदार भूमिगत तनों से उगते हैं। अदरक का पौधा प्रकंद द्वारा कायिक रूप से प्रवर्धित होता है। एक प्रकंद मृदा की निचली सतह पर उगता है। यह मोटा क्षैतिज तना संचित भोजन से फूला हुआ होता है। इसकी सतह पर गांठी तथा पोरियां होती हैं। गांठ पर कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती हैं, जो पर्ण समूह पत्तियां उत्पन्न करती हैं। ग्लैडियोलस घनकंद गूदेदार भूमिगत तने होते हैं, जो खाद्य पदार्थों को संचित करते हैं। एक एकल घनकंद संतति घनकंद को जन्म देती है, जिसे अलग करके एक नए पौधे के रूप में उगाया जा सकता है। कृत्रिम प्रवर्धन, गुलाब का पौधा एक झाड़ी है जिसके तने छोटे और मोटे होते हैं। इस तने के एक भाग को जनक पौधे से काटा जा सकता है। तने के इस भाग को कलम कहा जाता है, जो नम मृदा में रोपित किया जाता है। जब इस कलम को बेहतर रूप से सूर्य का प्रकाश और जल मिलता है, तो यह अपने मूल और प्ररोह तंत्र का विकास शुरू कर देता है और फिर एक पौधे में विकसित हो जाता है। इस प्रकार कृत्रिम वर्धन के लिए तने के कलम का उपयोग किया जाता है। परतन, चमेली के पौधे में भूमि के पास लंबी टहनी का एक भाग झुककर मृदा में दब जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान भी यह जनक पौधे से जुड़ी हुई रहती है। दबे हुए भाग से मूल विकसित होने लगती है और ऊपरी भाग से प्ररोह तंत्र विकसित होने लगता है। इसके बाद स्तरित पौधे को जनक पौधे से काट दिया जाता है और यह एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ। पुष्पीय पौधे कायिक रूप से प्रवर्धन कर कम समय में बड़ी संख्या में पादपक उत्पन्न कर सकते हैं। अपुष्पीय पौधे के प्रवर्धन में कायिक प्रवर्धन बेहद मददगार होता है। आइए सारांश देखें। कुछ पौधे बीजों के बिना प्रवर्धन कर सकते हैं। ब्रायोफिलम एक कलिका से उगता है जो पत्तियों के किनारे से निकलती है। शकरकंद मूल कंदों से उत्पन्न हो सकते हैं। ग्लैडियोलस भूमिगत तने होते हैं जिन्हें घनकंद कहा जाता है। अदरक का पौधा प्रकंद द्वारा कायिक रूप से प्रवर्धन करता है। कलम और पर्तन प्रवर्धन की कृत्रिम विधियां हैं। जैसा कि आपने सीखा कि गुलाब या मोगरे या फिर दोनों के पुष्पों से भरा बागीचा बनाना कितना आसान है। आप भी आसानी से उन पौधों का प्रवर्धन कर सकते हैं जिनके पुष्प नहीं होते। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या यही है जो पादप जगत हमें दे सकता है? मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि इसमें और भी चीजें शामिल हैं, कई अधिक चीजें। जानने के लिए देखते रहे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसे दबा दीजिए और इसके बगल में जो घंटे का निशान आ रहा है इसे ऑल पे जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाला वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।